So, once again, good morning, everybody. Yesterday, we have read about the topic started. In fact, we have started a topic the globalization and the Indian economy. Today, we will be starting the next part of it. So, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्पेशली ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है, उसका इम्पैक्ट किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है, किसके द्वारा ग्लोबलाइजेशन किया जाता है एंड ओवरऑली ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में इंटरलिंक कैसे बनता है, मतलब लिंक कैसे कनेक्टेड होता है थ्रू द हेल्प ऑफ एमएनसीज। हम लोग जानते हैं कि ये सारे होता है एमएनसीज के थ्रू से होता है, लेकिन ये कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, क्या वो ऐसा करते हैं कि एक लिंक बनता है, एक चेन बनता है, प्रोडक्शन होता है। पहले टाइम में हम लोग देखते थे एक बार एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे फॉर द बिजनेस पर्पज। दे यूज टू सेल देयर गुड्स, दैट्स अ बिजनेस, दैट्स द ग्लोबलाइजेशन। पहले बोला था ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बट अब थोड़ा उसका सिस्टम चेंज हो चुका है। जैसे कि हमने बताया कि वो स्टार्ट पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट डूइंग इन द अदर कंट्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई, when it's come about the FDI, what does the FDI means? FDI means foreign direct investment. It means the investment made by a company in a different country. मतलब एक कंपनी वो अपने मदर कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आज के डेट में एग्जांपल बता रहा हूँ, आज के डेट में पेप्सी कंपनी इंडिया में अपना फैक्ट्री चला रहा है, मीन्स वो जब यहाँ पे अपना एक फैक्ट्री चला रहा है तो यहाँ पे हब लगाने के बाद वो हब लगाने के लिए उसको पैसा डालना पड़ा है। he had invested some money, he had invested some capital over here, that's called a foreign direct investment। तो बाहर के कंट्री वाले, बाहर के बिजनेसमैन, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लाके पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग मनी ओवर हियर, दैट्स कॉल्ड एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा चीज आता है, ये तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब दूसरा चीज होता है, एक तरीका होता है जो बताया कि वो इन्वेस्ट करके नया फैक्ट्री सेटअप करता है, बना लेता है, ये तो हो गया। दूसरा तरीका होता है जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से कोई आ रहा है यहाँ पे और उसको यहाँ पे कुछ करना है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, तो देखता है कि यहाँ का मार्केट के बारे में ना ही लोगों को जानता है ना ही एनवायरमेंट को जानता है। उसके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दैट पर्सन इज हैविंग गुड प्रोडक्ट, बट द प्रॉब्लम इज he can't be able to communicate between those people। तो क्या करेगा, एक लोकल कंपनी को लेगा, उनके साथ जाके हाथ मिला लेगा। हाथ मिलाने का मतलब क्या होगा, इट्स अ जॉइंट वेंचर। वो बोलेगा देखो तुम्हारा इंडस्ट्री है, तो एक्चुअल मैं क्या करूंगा, आई एम हैविंग गुड टेक्नोलॉजी, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं टेक्नोलॉजी लगाऊंगा, तुम मार्केट डील करोगे। दोनों को बीच में टाइप हो जाता है, बॉन्डिंग बन जाता है, दे यूज टू शेयर द प्रॉफिट। आई विल गिव यू अ बेस्ट एग्जांपल। आज के डेट में अगर ये एग्जांपल अगर आप समझ जाते हो, देन यू आर गेटिंग अ वैरायटी ऑफ डिटेल्स अबाउट इट। इन इंडिया, हीरो होंडा इज द एग्जांपल ऑफ ए जॉइंट वेंचर। अब बोलोगे सर हीरो होंडा, हीरो होंडा तो एक बाइक कंपनी है, it's a bike company, but actually Hero Honda is not a single company, it's a venture of two company, Hero and Honda। Hero was a earlier Hero India में था, Hero was there in the India who was actually producing cycles, moped, ये प्रोडक्शन करता था, whereas Honda was a foreign company। when Honda was trying to enter India, जब इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो वो देखता है कि इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली, क्योंकि लोगों को डायरेक्टली बताए कि मेरे सामान करो, क्योंकि नया चीज आएगा तो लोग जल्दी नहीं जाएंगे उसके पास, क्या गारंटी है, क्या भरोसा है। तो भरोसा के लिए उसने क्या किया, हीरो के साथ टैप किया, कि बोला कि हीरो का तो ऑलरेडी साइकिल वाला है, अगर हीरो ही प्रोडक्शन करेगा तो उसके नाम से आ जाएगा ना, तो लोग खुशी खुशी लेंगे। तो दोनों के बीच में टाइप हुआ, होंडा वाला अपना पैसा नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगाए, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस हीरो होंडा बाइक्स, हीरो होंडा के नाम से बाइक्स बनने लगा प्रोडक्शन।
मार्केटिंग यूनिट जितने साइकिल्स बेचता था, जहाँ पे वो सारे जगह में वो अपना मार्केट पहुंचा दिया एडवर्टाइजमेंट। अब लोगों के बीच में क्या था, एक ट्रस्ट लेवल था, हीरो के नाम का एक ट्रस्ट चल रहा था, डंका चलता था, सिक्का चलता था इंडिया में। क्या सिक्का चलता था कि लोग जानते थे यार हीरो का साइकिल्स बोलने से बहुत बेस्ट होता है, लास्टिंग बहुत अच्छा होता है। सो दे फोकस ऑन हीरो होंडा बाइक्स। हीरो होंडा का बाइक्स के ऊपर फोकस करने लगे। तो हीरो होंडा के बाइक चलने लगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंडा अपने साथ लाया, कैपिटल लाए। अब देखा धीरे धीरे होंडा देखने लगा, जब धीरे धीरे उसका जड़ इंडिया में मजबूत हो गया, लोग हीरो होंडा के साथ अटैच होने लगे, लोगों का समझ, तो अपने आप को क्या करने लगा, थोड़ा अलग करने लगा। स्टार्टेड टू मेक ए डाइवर्स, वो एक वे खोलने लगा अपना, कि वो अपने आप को अलग करने लगा। एंड ही हैड स्टार्टेड हिज ओन, जिसका खुद का कैरेक्टर था। वो बोलता कि अब मुझे पार्टनरशिप में नहीं करना है। अब वो क्या हो गया, अकेले होके अपना अकेला होंडा चला। आज के डेट में अगर आप देखते हो तो यू कैन फाइंड टू कंपनीज, हीरो इज डिफरेंट, होंडा। आज के डेट में हीरो होंडा नाम का कोई कंपनी नहीं है, हीरो इज अ कंपनी। हीरो कंपनी था, वही कंपनी चल रहा है, क्योंकि इंडिया में था हीरो कंपनी। तो हीरो होंडा की जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है आज भी डेट में, उसको सारा सर्विस प्रोवाइड करने का काम किसका है, हीरो का है। हीरो होंडा, एक्चुअली हीरो होंडा को जितना भी सर्विस आज भी प्रोवाइड करता है, वो हीरो कंपनी प्रोवाइड करता है। होंडा इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द हीरो होंडा बाइक। जो पुराने किसी के घर में हीरो होंडा बाइक है, तो होंडा उसको सर्विस नहीं देने वाला। इफ यू गो टू ए होंडा, होंडा इज समथिंग डिफरेंट, हीरो इज समथिंग डिफरेंट। अब हीरो के पास भी वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतने साल जब रहा, तो भाई हीरो के पास भी वो टेक्नोलॉजी आ चुका है कि बाइक कैसे प्रोड्यूस। अब वो नहीं किया कि होंडा चला गया उसको छोड़ के तो साइकिल बनाने फिर से बैठ गया, नहीं, इज हैविंग द क्वालिटी, इज हैविंग द आइडियाज। तो अपने साथ वो अपना बाइक्स एंड बाकी जो टू व्हीलर्स के मोटर टू व्हीलर्स उसके ऊपर फोकस करने लगा। ये तो हो गया पार्टनरशिप वाला। तीसरा होता है, ये देखो, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पार्टनरशिप जो जॉइंट वेंचर होता है, तीसरा होता है टेक ओवर। टेक ओवर बोलने से क्या होता है, एक कंपनी आता है, उठा, वही उसका वही प्रॉब्लम, क्योंकि नया कंपनी आएगा तो उसको लोग तो कोई जानते नहीं, तो क्या करेगा, लोकल किसी कंपनी को ढूंढेगा और उसको टेक ओवर पूरा कर लेगा, मतलब उसको पूरा खरीद लेगा। अगर उसको पूरा खरीद लेता है तो उसको क्या फायदा मिलेगा, वो कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी आपके हो गए, वो कंपनी के जितने भी सब डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट हैं वो सब आपके हो गए। मतलब आप अब जो भी प्रोडक्ट दोगे, आप क्या करोगे, आज से ये कंपनी इस नाम से जाना जाएगा, नाम चेंज हो गया, लेकिन लोगों को क्या लगा, अरे ये तो वही कंपनी है ना, लोगों क्या, अरे ये तो वही कंपनी, थोड़ा रीमॉडलिंग किया है, सब यही सोचेंगे। बट वो क्या कर देगा, उसके साथ वो मार्केट में जितने कस्टमर है सबको अपने मुट्ठी में कर लेगा, तो उसको ज्यादा वहां पे आके एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो इजीली आके वहां से कर लेगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, इट वुड बी इजी फॉर यू। आप लोग हैव यू एवर चेक कि देयर इज अ चैनल एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज देखिएगा, देयर इज अ चैनल नेम कॉल्ड एबीपी न्यूज, आज भी चलता है। उससे पहले वो था स्टार न्यूज के नाम से, स्टार के अंडर में था। लेटर ऑन हिट गो टू द वेंचर, इट्स नॉट द सेम एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो एवीपी में चेंज होने मतलब दूसरा कंपनी जब उसको टेक ओवर किया तो वो क्या कहता है, नाम चेंज किया था, लेकिन लोगों को क्या लगा, अरे ये स्टार वाला ही है, अपना ही थोड़ा वेंचर चेंज किया, पार्टनरशिप होगा बट फिर भी चेंज कर। उसी तरह आपका कोई दुकान है, सोच लो, आपका कोई दुकान है, उसके चेन ऑफ शॉप्स है, एक नहीं है, दो, पांच छह है, एक स्टेट में आपके पांच छह शॉप्स हैं, सारे एक ही ब्रांड नेम से चलते हैं। कोई आके आपसे आपका बिजनेस खरीदता है तो क्या करेगा, धीरे धीरे, एक ही झटके में नहीं चेंज करेगा, एक ही झटके में चेंज करेगा तो लोगों को डाउट हो जाएगा। वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसके साथ थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाते जाएगा, अपना क्वालिटी दिखाते जाएगा, तो लोगों को क्या लगेगा, हाँ नया चीज आ रहा है। तो वो धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, उसको कंप्लीटली अपने नाम पे चेंज कर लेगा, तो लोग तब तक एक्वेंटेड हो गए होंगे। इसको बोलते हैं मर्ज, या फिर टेक ओवर, टेक ओवर करते हैं या मर्ज कर लेते हैं अपने साथ, ये होता है। लास्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट टू द लोकल कंपनी, आखिरी वाला चीज होता है। ये तो तीन टाइप के हो गए, एक होकर खुद बनाते हैं, दूसरा होता है पार्टनरशिप में करते हैं, तीसरा होता है कंपनी को खरीद ले, चौथा होता है ना ही वो कंपनी खरीदते हैं ना ही वो पार्टनरशिप करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू द लोकल कंपनी, द एमएनसी ऑल्सो प्रोड्यूस अराउंड द वर्ल्ड द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। वो क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ना, खुद नहीं प्रोडक्शन करते, दे नेवर प्रोड्यूस एट ऑल,
वो क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को पकड़ते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे यूनिट्स को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग हमारे लिए प्रोडक्शन करोगे, तो बोलते हैं ठीक है, वी विल पे यू। तो बोलता है कि हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन करने के बाद उसको भेज देते हैं उनके हब में। हब वाला क्या करता है, अपना स्टैंप लगा के, अपना ब्रांड नेम लगा के छोड़ देता है। लाइक बहुत सारे फुटबॉल्स, सॉरी स्पोर्ट्स गुड्स होता है, गारमेंट्स होता है। आपको बता दूं, जैसे कि ब्रांड नेम आप लोग देखते हो कि एक ब्रांड जीन्स, एक ब्रांड टी शर्ट्स अगर हम लोग लेते हैं, लिवाइस विवाइस में चले जाए, तो आपको ऑन एन एवरेज पेंट जो होता है ना, एक एवरेज पेंट का कॉस्ट होता है 2,000 रुपया। वही टी शर्ट का एवरेज होता है मिनिमम 1,500 रुपया। अब वही चीज आप लोग बाहर से खरीदोगे तो आपको 400-500 रुपया में मिल जाता है। इट्स ड्यू टू द ब्रांड नेम, जिसका वैल्यू बढ़ जाता है। अब ब्रांड नेम का क्या होगा, अब बोलोगे सर ये ब्रांड नेम वाला जो है ये कैसा है, तो क्या करते हैं, वो लोग प्रोडक्शन अपना जहाँ करते हैं तो करते हैं, लेकिन ये बड़े कंपनी क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों से खरीद लेते हैं, और उनको प्रोड्यूसर रखे रहते हैं, तुम लोग हमको प्रोडक्शन करके दोगे, ठीक है। वो बोलता है ठीक है, उनको तो अपना रेगुलर प्रॉफिट मिल रहा है, रेगुलर कमाई मिल रहा है, हाँ बोल देते हैं। वो बना के दे देते हैं जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एक ब्रांड ए है जिसका मार्केट में बहुत नाम है, तो उसको प्रोडक्शन वो क्या करेगा, वो चाहता है किसी और जगह में, तो वहाँ छोटे छोटे प्रोड्यूसर को बोलेगा चलो मुझे दो। तो उनको कस्टमर चाहिए थे तो उनसे ले लेते हैं, उसको थोड़ा अपने हिसाब से जो भी साफ सुथरा डिजाइन करना है डिजाइन कर लेगा, उसके ऊपर अपना स्टैंप लगा के मार्केट में भेज देता है। अब वही चीज जो 400 में उसने खरीदा था, उसने अपना खाली उसके ऊपर एक टैग लगा दिया, ब्रांड ए बोल के, और वही चीज को अभी 2,000 में बेचेगा। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स कॉल्ड द बेसिक बिजनेस। ये होता है उनका बेसिक बिजनेस आइडिया। तो ये लोग करते हैं, स्पेशली अगर इंडिया में बात करा जाए, इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स पंजाब लुधियाना, वहां पे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे लोग हाथ से फुटबॉल, हैव यू एवर सीन अ फुटबॉल, फुटबॉल का अगर अगर कभी पुराना हो जाता है तो देखना उसके ऊपर एक कैनवस का बैग होता है, और उसके अंदर एक ब्लेडर होता है। तो ये जो फुटबॉल बनता है, जो ब्रांड्स नेम के फुटबॉल्स आते हैं, मैक्सिमम ये खुद नहीं बनाते, ऐसे लुधियाना जैसे गांव में से लोगों को बोला था, क्योंकि दे आर गुड इन स्टिचिंग, तो उनको दे दिया जाता है वही फुटबॉल जिसका कॉस्ट ऑन एन एवरेज 3,000 से 4,000 रुपया होता है। वही गांव वाले जो फुटबॉल बनाते हैं ना, उनको जस्ट 100-200 रुपया में बेचते हैं। अब इमेजिन कर लो, 100-200 रुपया का चीज एक ब्रांड नेम लगने के वजह से कितना वैल्यू बन जाता है। सो दीज आर द थिंग विच बी एक्चुअली डन बाय द बिजनेस। ये सारी चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि सर अगर मैं भी कुछ बिजनेस करना चाहूँ, मैं भी कोई ट्रेडिंग करना चाहूँ, कर सकता हूँ, या यू कैन डू इट। आप क्या करोगे, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं, वो जो पापड़ बड़ी अचार बनाते हैं, ठीक है, आप देख ले रहे हो, उनका कोई ब्रांड नेम नहीं। अब इमेजिन कर लो, वही अचार वही पापड़ को आप क्या करोगे, लाके अपना एक ब्रांड खोले हो, अपने ब्रांड के साथ उसको जोड़ो, आपका ब्रांड का थोड़ा नाम है, आप धीरे धीरे करके उसके साथ तुम लोग मेरे हिसाब से बनाओ, मुझे खाली आम का अचार चाहिए, कि मुझे ये पापड़ चाहिए, मुझे ये बड़ी चाहिए, तो आप बता के उनको बता दी, और उनसे वो चीज लेते गए, और अपना टैग उसके ऊपर, बोतल के ऊपर, जार के ऊपर अपना टैग लगा दिए, मार्केट में बेच दिए। मार्केट में क्या होगा, सब उसी रेट के। तो ये होता है मार्केट का प्रोडक्शन पे, उनको प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। द एमएनसी डिटरमाइन द प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी और लेबर फॉर दिस। यहाँ पे देखता है कि जो क्वालिटी उनको चाहिए होता है वो क्वालिटी दे, प्राइस देखता है, प्राइस कम चाहिए होता है उनको, डिलीवरी टाइम पे मिले, लेबर कंडीशन ठीक होना चाहिए, ये देख लेता है खाली। क्योंकि क्वालिटी चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम उन्हीं को होगा, फिर से उसको रिपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि पेंट बनाने कोई अच्छा से स्टिचिंग नहीं किया तो वो लोग देंगे नहीं उनको काम, क्योंकि भाई तुम्हारे वजह से मेरा ब्रांड का नाम चला जाएगा। तो ब्रांड का नाम चला गया मीन्स प्राइस विल बी फॉल। तो बोलता है देखो इतना हिसाब से करोगे देन आई विल पे यू। अगर मार्केट में तुमको 200 रुपया मिलता है तो मैं 300 रुपया दूंगा, 100 रुपया ज्यादा दे रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे चलो मैं थोड़ा अच्छे से क्यों ना करूँ, एक चीज में मुझे 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, छोटे बिजनेसमैन वालों के लिए। तो ये चीज होता है। दूसरा ये तो हो गया, ये तरीका होता है कि एक फॉरेन कंपनी, मतलब जो बोलते हैं ना एमएनसीज होता है, किस तरह से वो लोग बॉन्डिंग बनाते हैं। ये 4 तरीके से वो लोग किसी भी कंट्री के अंदर एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। जब फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट के बारे में बात करते हैं, देयर इज समथिंग स्पेशल। द फॉरेन ट्रेड में जब भी बोलते हैं आई हैव टॉट यू इन द हिस्ट्री
पास्ट में भी ऑल्सो व्हेन ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएट हुआ तो तीन चीज का फ्लो होता है, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, गुड्स, इनफैक्ट कैपिटल, लेबर एंड गुड्स, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द गुड्स। तो आज के डेट में भी यही तीन चीज का फ्लो, आज भी ग्लोबलाइजेशन में हमको यही तीन चीज का फ्लो देखने को मिलता है। अब बोलेंगे सर ये तीन चीज का फ्लो कैसे देखने को मिलता है? हाँ, जितने भी जगह में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है कि इंटरनल रीजन ट्रेड, इंटर रीजनल ट्रेड, मतलब इंटर रीजनल बोलने से आप फॉर एग्जांपल आपके स्टेट से एक स्टेट का ट्रेड हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ट्रेड हो रहा है, दैट इज इंटर रीजनल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड, इंडिया से कुछ चीज बाहर भेज रहे हो, वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी गिना जाता है। सॉरी, आई जस्ट मेक अ मिस्टेक। एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड एक ही है। स्टेट से दूसरे जगह जा रहा है तो उसको बोला था एक्सटर्नल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड बोले से जो कंट्री से बाहर जाता है उसको बोला था इंटरनेशनल ट्रेड। ये दो टाइप्स के ट्रेड मोस्टली होते हैं। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है, मतलब कंट्री के बाहर भी जाएगा सामान, कंट्री के अंदर भी आएगा। और इंटर रीजनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो जो गुड्स आता जाता है ये उसको फंडिंग करता है या लिंक करता है या फिर उसको ट्रेडिंग में हेल्प करता है। अगर आप लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में, यहाँ पे सबसे पहला चीज हमको देखना है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में देखना है जहाँ पे बाहर के कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है, तो वहाँ पे दो देखा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का देखा जाता है, मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सामान यहाँ से कुछ जा रहा है या फिर कुछ सर्विस जा रहा है। अब लोग ये सर्विस के साथ सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, यहाँ से सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, दैट्स अ सर्विस। नेक्स्ट है फैसिलिटी द मूवमेंट ऑफ द पीपल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। लोग जा रहे हैं, आइडियाज जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जा रहा है। लोग जा रहे हैं यहाँ से, कोई जाके यूएस में काम कर रहा है, वो अपना आइडियाज वहां पे लगा रहा है फॉर देयर ग्रोथ, दैट इज अ मूवमेंट। टेक्नोलॉजी, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो क्या करता है, अपने साथ अपना टेक्नोलॉजी लाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्लेस इन उड़ीसा कॉल्ड राउरकेला, जहाँ पे इंडिया आजाद होने के बाद पहला आयरन स्टील प्लांट एक लगाया गया था। when iron steel plant was being done over there, we have to know that that is not directly venture by the government, that is not directly venture by the government ने directly नहीं start किया था। government had made a venture with a German based company, उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट के साथ और जर्मन कंपनीज के साथ वेंचर करके उसको बनाया है। आज की डेट में जो राउरकेला का आयरन स्टील प्लांट है, दैट इज बिंग रन बोथ बाय इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज जर्मन वेंचर। तो जर्मन वेंचर है, तो इसी टाइम में जब वो बना था इंडिया आजाद होने के टाइम, तो इंडिया के पास उतना टेक्नोलॉजी था, तो टेक्नोलॉजी कौन दिया, जर्मनी दिया था। जर्मनी उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, अपना टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस टाइम के हिसाब से वो ला के लगाया था, जिसके हिसाब से वहां पर प्रोडक्शन होता है। तो अब द प्रॉफिट इज बिंग शेयर बिटवीन बोथ। तो ये होता है, ये फॉरेन, ये भी एक फॉरेन ट्रेड का ही इन्वेस्ट। देन साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड से एक बेनिफिट मिलता है, कस्टमर गेट ऑप्शन। आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ऑप्शन मिलता है कि भाई ये नहीं खरीदो कि वो खरीदो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप मार्केट में, एक नॉर्मल मार्केट में जाते हो, लोकल मार्केट में जाते हो, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस, आप एक लोकल मार्केट में आते हो, एक ही दुकान है आपके वहां पे और कोई दुकान नहीं है, तो जो बेचता है आपको वहीं से ही खरीदना पड़ेगा। जो बेच रहा है, नाश्ते का दुकान है तो मिठाई बेच रहा है, तो एक ही गुलाब जामुन बना रहा है तो आपको खाली गुलाब जामुन ही खरीदने को मिलेगा। उस समोसा में मिर्च भर भर के दे रहे हैं, तब भी आप उसी से ही लोगे और किसी से ना नहीं ले सकते। अब सोच लो वहां पे दो तीन मिठाई के दुकान होते हैं या फिर स्नैक्स के दुकान होते हैं, तो आप क्या कर, इससे खाओ कि उससे खाओ, अरे इसका अच्छा नहीं है उसमें जा सकता हूँ, यू हैव द ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन है ना, कि उनको क्या, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है कि जितना अच्छा ऑप्शन देंगे पब्लिक को, कस्टमर को, हमारे पास आएंगे। तो लाइकवाइज लोकल डोमेस्टिक एरिया में ऑप्शन हमको मिलने लगता है, वी गेट अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। लोकल डोमेस्टिक मार्केट को नए टेक्नोलॉजीज मिलता है, नॉट ओनली ऑप्शन, कस्टमर जो होता है उनको ऑप्शन मिलता है कि नया नया चीज मार्केट में आ रहा है। साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलता है, कैसे अपॉर्चुनिटी, नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है। पहले लोग जानते थे कोई एक नॉर्मल छाछ वाला भी दुकान है तो पकड़ के दही मत्थेगा फिर उससे लस्सी बना के बेचेगा, लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ चुका है, हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, दे यूज टू ग्राइंड इट अप, देख रहे हैं तुरंत तुरंत बना के नया नया वैरायटीज बना के आपको बेच रहे हैं, दैट्स इज अ टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके पास वो है। अगर नहीं होता, एक साइड में मत्था वो घपने वाला वो हाथ से करेगा और एक ग्राइंडर में, किसका जल्दी होगा, ग्राइंडर का जल्दी हो जाएगा,
यू विल फिनिश इट फर्स्ट। तो दैट्स द डिफरेंस। लोगों के पास ऑप्शन मिलता है और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं। इंक्रीज इन द कंपटीशन, जैसे कंपटीशन आता है तो क्वालिटी लेवल बढ़ता है। जैसे बताए एक दुकान होगा, वो अपने क्वालिटी में उसका खराब भी ना है, चलो ना ठीक है बेचते हैं, वो कभी उसको सुधारेगा नहीं। जैसे ही उसको कंपटीशन मिले और उसको टक्कर मिलने लग गया कि कंपटीशन आ गया ना, बाजू में और एक आ गया जो टक्कर दे रहा है कि अगर नहीं उसके पास उसके सारे कस्टमर वहीं पे चले जा रहे हैं, तो क्या करेगा, स्टार्ट प्लानिंग इट आउट, अरे नहीं कुछ अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कस्टमर चले जाएंगे, मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मेरा बिजनेस। उससे क्या होता है बेनिफिट। एग्जाम्पल, ये वाला आप लोग इजी समझ जाओगे और इसका प्राइस भी घटता है। इमेजिन जब 4G इंडिया में लॉन्च हुआ, तो इंडिया में 4G किसने लॉन्च किया था? इंडिया में अगर 4G की बात करें तो वी केम टू नो अबाउट एयरटेल। एयरटेल जब आया था तो 50 रुपया आप दोगे तो 200 MB मिलता था। 50 रुपया में 200 MB, जस्ट वी कांट इमेजिन। 50 रुपया में 200 MB। अब हम लोग एक एक जीबी खत्म कर जाते हैं एक एक घंटे में, और 50 रुपया में 200 MB कहां से करेंगे? तो दे हैव डन समथिंग न्यू। अब बोले कि हम लोगों ने नया टेक्नोलॉजी लाया। उनके पास टक्कर देने वाला कोई नहीं था। एयरटेल को कोई टक्कर देने वाला नहीं था 4G की, क्योंकि वो वाज द फर्स्ट। उसके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं है। जिसको 4G लेना है, जिसको स्पीड चाहिए, क्वालिटी चाहिए, अब उसको क्या कर रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसी के साथ ही जाना पड़ेगा। उसी दौरान कौन सा है, उसको टक्कर देने वाला आ गया। कौन आ गया? जियो आ गया। व्हाट जियो एड? जियो वही जगह में बोला कि मैं 50 रुपए में 1 GB दूंगा। अब डिफरेंशिएट आ गया। एक 50 रुपया में 200 MB देता है, एक 50 रुपया में 1 GB दे देता है। 200 MB 1 GB, फर्क बहुत ज्यादा है। 5 टाइम्स ज्यादा दे दिया। अब लोगों का दिमाग सनक गया, अरे भाई 1 GB दे रहा है, क्यों नहीं जाएंगे इसके पास, जाएंगे, चलो सब चले गए जियो के पास। अब उसमें क्या हो गया, एयरटेल, अब एयरटेल को क्या करना था, अब अपना प्राइस घटाना था, क्वालिटी देना था। तो एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल ने क्वालिटीज अपना ऑफर देना स्टार्ट किया। जियो ने भी ऑफर दिया था। जियो भी देखते हो तो रिचार्ज करोगे तो आपको 50-50 के 5-10 कूपन दे देता है। आजकल तो वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ काम करें। लेकिन उसके साथ क्या दे रहा है एयरटेल के साथ, अगर आप एयरटेल का एक रिचार्ज करते हो लॉन्ग टर्म, 400-500 रुपया, आपको 1 लाख 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, वो G5 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, फलाना ढिमकाना का सब्सक्रिप्शन, ये वो। लाइक में जियो भी दे रहा है, आप मेरा जियो का नेट लो, आपको फ्री में मैं कॉम्प्लीमेंट्री अपना जियो टीवी दूंगा। आप जियो टीवी देखो, जितना चैनल्स देखना है देखो, फ्री में देखो, आपको पैसा नहीं लगेगा। आपको मैं हेलो ट्यून दूंगा फ्री में। पहले हेलो ट्यून का 30 रुपया महीना का हमको भरना पड़ता था, वो देना नहीं पड़ेगा आपको। ये वो कॉम्प्लीमेंट्री जियो के जितने भी हैं सारे पैकेजेस हो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, आप फ्री में उसको यूज करो। नॉर्मल बंदा करेगा तो पैसा लगेगा। हाँ? वही चीज एयरटेल भी अपने साथ वो ऑफर दे, मतलब दे कॉम्पिटिटिव टाइम के साथ वो अपने आप को क्वालिटी को सुधार रहे हैं। अब दोनों के बीच में क्या, स्पीड के बीच में आप लोग ऐड बार बार आ रहा था, ओकरा ओकरा बोल के एक नाम आ रहा था कि वो बताएगा ओखला के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसका स्पीड ज्यादा है। एयरटेल बोलता है मेरा स्पीड ज्यादा है, जियो बोलता है मेरा। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन, दे आर फोकसिंग ऑन देयर क्वालिटी धीरे धीरे करके। और दोनों के प्राइसेस भी अगर आप लोग देखोगे तो 19-20 के फर्क में है, 19-20 के फर्क में। तो यहाँ पे कुछ फायदा है तो यहाँ पे कुछ अलग फायदा है, तो लोगों को शो करता है। लाइकवाइज नॉट ओनली जियो, ये एग्जांपल था, जियो एयरटेल का नहीं है। आप लोग टीवी में भी देखोगे कोई प्राइम शो चलता है, प्राइम टाइम होता है कौन सा, शाम का जो 7 से 9 बजे होता है, ये प्राइम टाइम होता है। ये शो टाइम इजीली कोई चैनल्स को नहीं मिलता है, मतलब जो भी शो होता है नहीं मिलता, और बहुत बड़े बड़े शोज को मिलता है प्राइम टाइम में लाने के लिए, उनको बहुत पैसा खर्च करना। देखना कोई कोई जो होता है आपको कभी कभार दिखता है, ब्लॉकबस्टर फर्स्ट टाइम इन इंडिया रिलीजिंग बोलता है, दिखा देता है कि एक मूवी दिखा रहा है, जी टीवी में दिखाएगा कि एक मूवी उस टाइम दिखा रहा है, उसी टाइम में स्टार प्लस वाला भी एक धांसू मूवी दे देगा, नया मूवी है भाई कोई नहीं देखा है। अब लोगों का इंटरेस्ट का, मैं जी में जाऊं कि स्टार प्लस में। अब वहां पे क्या होगा, आपको कॉन्ट्राडिक्शन करना होता है, क्वालिटी कौन सा आपको अच्छा है, जहां पे अच्छा लगेगा वहां पे घुस जाओगे, जिसके पास ज्यादा है इज द विनर। दैट्स द थिंग एक्चुअली हैपेंड इन फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट जो बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन और उसके बाकी इम्पैक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, विद दैट